सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजे गए इस रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा की गई है। तोशाखाना रेफरेंस है क्या और कब कब क्या हुआ है, बता रही हैं इस्लामाबाद से नौशीन यूसुफ। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस के फैसले के रोज़ फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ज़िला इंतजामिया को कल पुलिस की भारी नफरी के लिए खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि तोशाखाना केस के फैसले के वक्त कारकुनान के आने का खदशा है। रेड जोन और इलेक्शन कमीशन की इमारत के इर्द गिर्द सिक्योरिटी तैनात की जाए। और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूस इरफान कादिर ने कहा है कि नवाज शरीफ को बेटे से ना ली हुई तनख्वाह छुपाने पर नाअहल करार दिया गया था। इमरान खान ने भी असासे छुपाए, उन्हें भी नाअहल करार देना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए पीटीआई के वकील ने कहा कि इमरान खान इस रेफरेंस में बरी हो जाएंगे। तोशाखाना रेफरेंस जो है ये कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली का पेश खैमा बन सकता है। पनामा केस था, उसमें भी आप देखें तो वहाँ पे एक ममासलत है इन तमाम केसेस में। वो ये है कि मियाँ साहब के बारे में कहा गया था कि उन्होंने कुछ चीज़ें एसेट डिक्लेयर नहीं किया। वो एसेट क्या था कि वो जो बेटे से तनख्वाह लेनी थी या वो अकामा जो था उसके तहत वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो अब अगर तोशाखाना में भी कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं हुई और इसी तरह का फैसला आता है तो उसके दूररस नताइज तो होंगे इस पाकिस्तान की सियासत में। जो रेफरेंस है ऑब्वियसली उसका अगर गलत फैसला आ रहा है, वो उसके अगेंस्ट आ रहा है और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ वो लेके जा रहे हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन तो ज़रूर होगी और पूरे मुल्क पे होगी। आपको क्या लगता है जो आपने आर्गूमेंट्स दिए, अली जफर साहब ने आर्गूमेंट्स दिए, आपको क्या लगता है कि फैसला इमरान खान के खिलाफ आ रहा है? मेरा ख्याल है 100% इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में फैसला आएगा। आपको सुप्रीम कोर्ट में जजों की खाली नशिस्तों पर तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह समेत 4 नाम तजवीज़ कर दिए। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास 24 अक्टूबर को होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए 4 जजेस के नामों पर गौर होगा। इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन रिजवी और जस्टिस शफी सदीकी के नामों पर गौर होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस सिर्फ 45 रोज़ अपने ओहदे पर कायम रहने के बाद मुस्ताफ़ी हो गई हैं। वो वादे के मुताबिक महंगाई कम करने में नाकाम रहीं, जिस पर उनके अपने पार्टी अरकान उनसे नाराज़ थे। लिज़ ट्रस नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर काम करती रहेंगी। नए बरतानवी वज़ीर आज़म का ओहदा हासिल करने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है और साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन एक बार फिर मुकाबले की दौड़ में शामिल हैं। जी जुनैद, जो बरतानवी अवाम है वो इस वक्त शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं और लिज़ ट्रस का जो इस्तीफ़ा है उसके बाद उनकी कन्फ्यूजन और उनकी जो इनसिक्योरिटी और उनकी जो बेयकीनी की कैफियत है उसमें यकीनी तौर पर कई गुना ज़्यादा इजाफा होगा। इसलिए कि आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर बरतानिया में पॉलिटिकल जो अदम इस्तेकाम था, इंस्टेबिलिटी थी। जिस तरह की इंस्टेबिलिटी से इस वक्त बरतानिया गुजर रहा है ये अमूमन ये मुख्तलिफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से देखी जाती है, लेकिन एक पूरा प्रोसेस चला है। सबसे पहले जो बोरिस जॉनसन की हुकूमत थी वो डिस्टेबलाइज हुई और फिर उनको रिज़ाइन देना पड़ा। उसके बाद एक लंबा पीरियड था जिसमें लीडरशिप कॉन्टेस्ट हुआ और उसमें जो लिज़ ट्रस थी उनको उनकी पार्टी ने, उनके जो एमपीज़ ने उनको इलेक्ट किया इस बुनियाद पर कि उनको उम्मीद थी कि लिज़ ट्रस वो स्टेबिलिटी लाएंगी और ये कि उनकी जो इस वक्त जो क्राइसिस है वो उस क्राइसिस से डील करते हुए उनके जो इमीडिएट जो उनके इकनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो उनको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक बात यह है कि बरतानवी तारीख की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है जिन्होंने तकरीबन जो 40 से भी कम दिन उन्होंने एक्चुअली जो एज प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के गुजारे हैं। तकरीबन ये 5 से 6 हफ्ते बनते हैं जो वो प्राइम मिनिस्टर रही और इस अरसे में उनकी तरफ से जो इकनॉमिक ब्लंडर्स उनकी टीम की तरफ से सामने आए और उनकी लीडरशिप के तहत उन्होंने बरतानवी अवाम को शदीद एक न सिर्फ के उनको ख़तरात में डाला बल्कि उनकी बेचैनी में और उनकी जो मुस्तकबिल के हवाले से जो उनकी जो सोच है वो उन्होंने वो तब्दील करके रख दी। बरतानिया से मुर्तज़ा अली शाह इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि आसिफ जरदारी की चोरी पर किताबें लिखी जा चुकी हैं मगर नैब आसिफ जरदारी के केसेस ख़त्म करता जा रहा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए उन्होंने गवर्नर सिंध पर भी तनकीद की। उन्होंने गवर्नर पंजाब से कहा कि वो सियासी रहनुमाओं को बुलाकर तलबा के सामने खड़ा करें। इमरान खान ने चंद रोज़ में मार्च के ऐलान का भी वादा किया।
और आसिफ जरदारी, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था, वो 60% ये जो कैबिनेट बनाई है, 60% कैबिनेट जमानत पे है। आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है और ये जो चोर है ये एक तरफ खड़े हो गए हैं। कौम इधर है, चोर इधर है। जब इलेक्शन होती है हम हार जाते हैं, अपने अंपायर खड़े करके भी हार जाते हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी की जहाद है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान अपने इत्तेहादियों को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से काबू कराते थे। शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों से मामला खुद तय करते हैं। इत्तेहादियों में से किसी के भी हुकूमत से निकलने का कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान के इत्तेहादी उनके रवैये की वजह से उनसे नाला थे, जबकि हमारे इत्तेहादियों को कोई मसला हो तो शहबाज शरीफ खुद इससे बात करते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग भी आसरे में रह जाएं और इत्तेहादी निकल जाएं, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी हो जाए और मामला भी आपके तमाम हो जाए। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई ख़तरा है, इसलिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद ज़ाती तौर पे तमाम कोलिशन पार्टनर्स के साथ रब्ता रखते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि किसी को कोई शिकायत है तो उसको रफ़ा करने के लिए बर वक्त खुद मुदाखलत भी करते हैं। मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ और मैं कोई ऐसा ख़तरा नहीं समझता कि कोई एक ऐसी बात हो या इतना बड़ा चैलेंज हो कि जिसके ऊपर MQM भी हुकूमत छोड़ने पे मजबूर हो। जो इमरान खान साहब की कोalition थी उसके अंदर तो खुद इमरान खान साहब का रवैया बहुत बड़ा जरिया था, उनकी जो एरोगेंस थी, उनकी जो एक अना परस्ती थी, तो उनके तमाम हलीफ तो उसकी वजह से उनसे नाला हुए हैं। इमरान खान साहब गालिबन एजेंसियों से अपने कोalition पार्टनर्स को मैनेज करते थे, शहबाज शरीफ साहब कोalition को खुद मैनेज करते हैं। तो जहाँ प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत अपने कोalition पार्टनर्स के साथ मुलव्वस हो, उनके साथ इंगेज्ड हो, मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता कि MQM हुकूमत छोड़ देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का फुल कोरम इजलास हुआ। MQM राब्ता कमेटी ने डिप्टी कन्वीनर ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ बल्दियाती निज़ाम पर होने वाली बातचीत पर राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया गया। मज़ीद तफसीलात कराची से किरण खान से जानते हैं। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक इख्तलाफात में एक ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इस हवाले से मुलाकात की, जिसके बाद MQM राब्ता कमेटी का फुल कोरम इजलास भी हुआ। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती निज़ाम को आइन के आर्टिकल 140A के तहत करने से मुतालिक जो फैसला दिया था उस पर आज तक किसी सूबे ने अमल दरामद नहीं किया। उनका कहना था कि 6 माह बाद पीपल्स पार्टी के साथ इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है। ये पहले मरहले की मीटिंग थी। MQM अपनी तजावीज़ मुकम्मल करके मुसब्बदा पीपल्स पार्टी को भेजेगी। खालिद भाई की सरबराही में आमिर भाई, वसीम अख्तर भाई और तमाम राब्ता कमेटी के मुकम्मल फोरम के सामने उनके नुकात को रखा गया कि जिस पर उन्होंने आमादगी जाहिर की। उस नुकात पर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये पहले मरहला है, हमारा मुकम्मल मुतालबा नहीं, अभी तो पहला मरहला है। फिर उस तमाम तजावीज़ को बगौर पढ़ा गया। हमारे MPAs, MNAs, कानूनदान, उन सब ने उसकी एक एक शिक को गौर से पढ़ा। फिर उसमें एक तजावीज़ात मुरतब की। फिर खालिद भाई की इजाज़त से उन तजावीज़ात के ऊपर कल भी काम होगा और फिर वो मुसव्वदा जो कि मरहलावार पीपल्स पार्टी से हल होना शुरू होगा, वो हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भेज देंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि पीपल्स पार्टी से बल्दियाती इख्तियारात, हल्का बंदी और इंतजामी मामलात पर बातचीत हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी नेक नियति से इस पर अमल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान कराची तक कश्मीर एक निज़ाम की बात हो रही है, एक निज़ाम एक इख्तियार की बात हो रही है, एक हल्का बंदियों की बात हो रही है, एक पावरफुल ताकतवर माली तकसीम की बात हो रही है, एक इंतज़ामी तकसीम की बात हो रही है जो कराची के लिए भी होगी, जो लाड़काने के लिए भी होगी और कोई तफरीक नहीं होगा। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि डॉक्टर फारूक सत्तार MQM में वापस आने का फैसला खुद करेंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची।
सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि MQM की मुतालबात से बुनियादी इख्तलाफ कोई नहीं, बहुत सारे मामलात पर इत्तफाक हो गया है, 1-2 दिनों में उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। आज की मुलाकात जिस नुक्ते पर ख़त्म हुई है उससे ये नहीं लगता कि MQM हुकूमत से निकलने का फैसला करेगी। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आज भी जो मीटिंग हुई है काफी हौसला अफजा थी और बहुत सारे इश्यूज पर हमारा इत्तेफाक हो गया है और इंशाल्लाह कल परसों तक उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब MQM का अपना एक तरीके का फैसले करने का, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि जो चीजें आज हमने तय की हैं वो इतनी हैं कि हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। बुनियादी तौर पर सूबा सिंध में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं था और इसी हवाले से बहुत सारी चीजें हमारी आगे बढ़ी हैं और जो इश्यूज अभी रह गए हैं उस पर भी हमने ये बात की है कि उन पर बातचीत हम जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और जिस नोट पर मीटिंग एंड हुई है उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि MQM हुकूमत से निकलने का फैसला कर सकती है? मुझे नहीं लग रहा कि आज की मीटिंग जिस नुक्ते पर खत्म हुई है उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि वो कोई ऐसा फैसला कर सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन से फरार कराची के अवाम को मंजूर नहीं। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और कराची के इदारों के इख्तियारात और वसाइल के हसूल के लिए इस्लामी जद्दोजहद जारी रहेगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत शहर में 14 मकामात पर एहतजाजी धरने दिए गए। शारा फैसल पर स्टार गेट के सामने धरने के शुरा से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने खिताब किया। उनका कहना था कि जमात इस्लामी का मुंतखब बैर और बल्दियाती नुमाइंदे ही अवाम के मसाइल हल करवाएंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अवाम के जायज़ और कानूनी हक लेंगे। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि बदकिस्मती से कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, PDM की जमातें और इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पर हैं। सियासी जमातें जो नाम नहाज सियासी जमातें हैं, जो भारी मैंडेट शहर से लेकर अपनी मफाद की सियासत करती रही है, जिन्होंने कराची को इग्नोर किया है, उनके पैर से जमीन निकलती चली जा रही है और जमात इस्लामी हर गुजरते दिन के साथ अवाम की आवाज बन रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। अब इलेक्शन कमीशन जब कहेगा हुकूमत इलेक्शन कराएगी। जमात इस्लामी और PTI गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसी इलेक्शन को आप 23 तारीख को भले कराएं, लेकिन इसको 2 हिस्सों में कराएं कि पार्शली आधे कराची में इलेक्शन 23 तारीख को हो जाए और उसके बाद 3 या 4 दिन बाद आप दूसरी डेट दे दें, हम दूसरे इलाकों में करा लेंगे। तो सिंध हुकूमत कहीं पे भी नहीं भागी। जो भी ये प्रोपेगेंडा जमायत इस्लामी या नाम नेहाद PTI वाले कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक है। अगर सिंध हुकूमत तैयार ना होती तो सिंध हुकूमत कहती थी हमें इलेक्शन कराना ही नहीं है। हमने 23 तारीख को इलेक्शन कराने के लिए मना किया ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कल अगर इलेक्शन कमीशन हमें कह दे कि जी आप इलेक्शन कराएं, वी आर रेडी, हम लोग प्रिपेयर हैं। हमारे वर्कर्स ने अपना इलेक्शन वर्क किया हुआ है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं। हम लोग हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते कि ये आइडियल टाइम है कि हम इलेक्शन कराएं। वेलकम बैक। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला कल होगा। बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज यानी जुमे की रात 8 बजे किए जाने का इम्कान है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 रोज़ा इजलास पेरिस में जारी है। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना दबारी खर की क़यादत में शामिल हैं। इस्लामाबाद से आशफ मलखम इस पर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का नाम 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और 27 निकात पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान दिया गया। बाद अज़ां पाकिस्तान को मजीद 7 और फिर 6 निकात पर अमल दरामद करने का कहा गया था। इन निकात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए FATF के वफद ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस वफद की रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पेरिस में 20 और 21 अक्टूबर को होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में इंटरपोल, IMF और आलमी बैंक के हुकाम समेत 206 तंजीमों के वफूद शिरकत करेंगे। इजलास में जाली कंपनियों और दूसरे तरीकों से नाजायज फंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का जायजा लेकर इस सिलसिले में रहनुमाई भी करेगा। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई के मकामी वसाइल को बरोए कार्ड लाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। थरगोल हमारी तवानाई ज़रूरियात को बाखूबी पूरा कर सकता है। हम दरामदी कोयले की बजाय मकामी कोयले से सस्ती बिजली पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत थरगोल की तरसील के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि पाकिस्तान रेलवे 23 मार्च 2023 तक छोर से इस्लामकोट
थर पार कर 105 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाकर थर का मकामी कोयला मुल्क भर में मौजूद बिजली घरों, सीमेंट और ईंटें बनाने के कारखानों को मुहैया कर सकेगा। मंसूबे की मजमूई लागत 58 अरब रुपए है, जिसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत सिंध का हिस्सा 50-50% होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम की और उसे हिदायत की कि थरकोल से कोयले की दस्तयाबी और मकामी मंडी में उसकी तलब का तखमीना लगाकर अगले 72 घंटों में मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करें। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज को कत्ल की धमकी देने वाले शख्स को FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया है। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक मुलजिम ने हल्का NA 108 की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को कत्ल की धमकी दी थी। वायरल होने वाली वीडियो में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी मौजूद थे। एक हफ्ते बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे सितारा कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। मानवीवाला एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूटर नदीम मानवीवाला का कहना है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म को पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में पसीराई मिल रही है। जो सिनेमा मालिकान फिल्म की नुमाइश में ताउन नहीं कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि सिर्फ चंद दिन अपने सिनेमा घरों में ये फिल्म दिखाएं। उन्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि फिल्म ना दिखाकर वो मकामी फिल्मी सनत ही का नहीं बल्कि अपना भी नुकसान कर रहे थे। द लेजेंड ऑफ मौला जट के डिस्ट्रीब्यूटर नदीम मानवीवाला ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 44 साल मौला जट जैसी शानदार फिल्म का इंतज़ार किया। ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी और हर लिहाज से परफेक्ट फिल्म है। नदीम मानवीवाला ने कहा कि ये फिल्म बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रही है। पाकिस्तान और दुनिया भर में उसकी शानदार पसीराई हो रही है। ताहम कुछ सिनेमा मालिकान फिल्म की नुमाइश के हवाले से ताउन नहीं कर रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि सिर्फ चंद दिन ये फिल्म दिखाएं। सर बैकआउट किसी ने भी नहीं किया। मेरा थोड़ा और आपका नजरिया थोड़ा सा मिल नहीं रहा। हम कोशिश में लगे हुए हैं, हो सकता है कल मिल जाए, हो सकता है परसों मिल जाए। कोई बैकआउट नहीं कर रहा। हर एग्जिबिटर चलाना चाह रहा है इस फिल्म को। दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, बिल्कुल होंगी। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा कि आपकी मजबूरी है, लेकिन साथ साथ वो राइट इनको भी दीजिए कि इनकी भी कुछ मजबूरी है। अगर किसी को पिक्चर को, किसी भी आदमी को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यार आपने इतनी प्राइस बढ़ा दी, भाई 12वें दिन आके देख लो, 13वें दिन देख लो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज दूसरे सिनेमाओं ने ये पिक्चर लगाई नहीं है, तो हमें कहीं सस्टेन करना पड़ रहा है इस प्राइस को, एंड वी हैव टू प्रोलॉन्ग इट, एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि ये सिनेमा सारे आके हमें सपोर्ट करेंगे, इस पिक्चर को सपोर्ट करेंगे। अगर वो आ जाते हैं, हमारी प्राइसेस गिर जाएंगी, उनकी बढ़ जाएंगी 11 दिन के लिए। Do you expect that to happen after the 12th? भारतीय बोर्ड के सदर रॉजर बेनी ने वाज़ेह कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान भेजने का फैसला भारतीय बोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत की क्लियरेंस के बगैर वो ये नहीं कह सकते कि टीम कहाँ जाएगी और कौन सी टीम भारत आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त मौकफ की वजह से भारतीय गुब्बारे से हवा निकल गई। जय शाह का बयान कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी, इस पर भारतीय बोर्ड के नौ मुंतखब सदर माजी के ऑलराउंडर रॉजर बिनी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम किस मुल्क का सफर करती है या सीरीज के लिए किसको मदऊ करती है, ये बोर्ड के इख्तियार में नहीं। भारतीय बोर्ड खुद फैसला नहीं कर सकता, इसके लिए हुकूमत से क्लियरेंस लेना जरूरी होता है, हुकूमत पर भरोसा करना पड़ता है। रॉजर बिनी के बयान के बाद कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक पाकिस्तान टीम भेजने या ना भेजने से मुतालिक हुकूमत से राब्ता नहीं किया है, तो फिर जय शाह खुद से ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय टीम अगले बरस पाकिस्तान नहीं जाएगी। दूसरी जानिब भारतीय वजीर खेल अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का फैसला वजारत दाखिला करेगी।